હા એક આઈપીઓ આપણે આઈપીઓ સિઝન ચાલી રહી છે અને આઈપીઓ જ માં આપણે જો જોઈએ તો લોહિયા કોર્પનો આજે એક ઇસ્યુ ખુલી ગયો છે આજે અને અહીંયા 27 જુલાઈ અહીંયા બંધ થશે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 404 થી 425 રૂપિયા અને અહીંયા ઓફર સાઇઝ જે છે 2.59 કરોડની છે ને લોહિયા કંપની વિશે જો આપણે જો કહીએ તો ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મશીનરી મેન્યુફેક્ચરિંગ આ કંપની છે અને ઓફકોર્સ વધારે વાતચીત કરીશું. મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં હાજર છે. લોહિયા કોર્પ લિમિટેડના હોલ ટાઈમ ડાયरेक्टर गौरव लोहिया અને सीएफओ अनुपम अग्रवाल आपके साथ जोड़ाया गया है. बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. तो अभी तो जैसे आईपीओ की अभी बारिश हो रही है, आज काफ़ी बारिश भी हो रही है, राइट. आपका ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इश्यू भी है और साथ में यहाँ हम देख रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर के पास से आपको बहुत सारा प्रतिसाद मिल रहा है. कैसे समझाएंगे आपका बिजनेस और क्यों ये आईपीओ? हम मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में. जो हम वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स बनाते हैं जिसके एप्लीकेशंस पैकेजिंग एंड नॉन पैकेजिंग दोनों हैं. ये पैकेजिंग में यूज़ होता है, सीमेंट की पैकेजिंग में, केमिकल फर्टिलाइज़र की पैकेजिंग में, फूड ग्रेन की पैकेजिंग में, एग्रो प्रोड्यूस एक्सेट्रा की पैकेजिंग में. एंड नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस हैं जियो टेक्सटाइल, पॉन्ड लाइनर, रैपिंग फैब्रिक आदि. हमारी कंपनी आईपीओ में आ रही है. ओएफएस का इशू है, ओएफएस इशू है हमारा पूरा ओएफएस. सॉरी माय मिस्टेक. पूरा ओएफएस. जी जी. हमारी कंपनी कैश जनरेटिंग कंपनी है. हमें अभी एक्सपेंशन के कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी फंड्स की. तो वो एक रीज़न था प्राइमरी ना करने का. जी. एज रिगार्ड्स जो आपने दूसरा सवाल किया कि एंकर और इंस्टीट्यूशन से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम लोग कल एंकर बुक क्लोज कर पाए. करीब 492 करोड़ का एंकर बुक मिला है अपने को. कुछ बड़े नाम उसमें जैसे कोटक, वाइट ओक, निपॉन, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड वगैरह और कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, टाटा, कैनरा, रिबेको, कई सारे म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का सपोर्ट मिला है. तो करीब 492 करोड़ का हम लोगों ने कल एंकर बुक क्लोज किया है. तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है इशू का. और ये कंप्लीट ओएफएस है जैसा कि आपने जी ने बोला. जी जी. तो कंप्लीट ओएफएस है तो फिर आगे जाके ग्रोथ प्लान्स क्या है? क्या आपकी कैपेसिटी है जितना अभी मार्केट में, जैसे आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लगता हुआ है, तो आगे जाके कैसी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है? क्योंकि ये ओएफएस है तो ये बिजनेस में तो नहीं जाएगा. हाँ, पैसा बिजनेस में नहीं जा रहा है, लेकिन करीब हमारी आज की तारीख में कैपेसिटी 70% पे हम ऑपरेट कर रहे हैं. हमारे पास अभी सब्सटेंशियल कैपेसिटी है खाली, जिससे कि हम आगे की अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ अपनी इंटरनल फंडिंग से ही मैनेज कर पाएंगे. उसके बाद जैसी ज़रूरत होगी एक्सपेंशन के लिए, वैसा हम कैपिटल मार्केट से या बैंकों से ऋण लेके, या अगर हमारे पास सरप्लस इंटरनल एक्रूवल्स रहे उस समय भी, तो उससे अपने हम मैनेज करेंगे. तो कितना डिपेंडेंट है गौरव जी आपका बिजनेस? जैसे आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मार्केट में जाएंगे, तो साइक्लिकल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका है, कितना आप डिपेंड करते हो और टू फंड दैट? देखिए, हर बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल होता ही है, लेकिन हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, हम डोमेस्टिक डिपेंडेंट भी हैं, एक्सपोर्ट में भी हमारा बड़ा मार्केट शेयर है. हम करीबन 40% अपनी रेवेन्यू का एक्सपोर्ट करते हैं. हम एक इकॉनमी या एक ज्योग्राफी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो हम उससे इंसुलेटेड रहते हैं थोड़ा बहुत. सही. और अगर हम देखें रेवेन्यू स्ट्रक्चर अनुपम जी, तो कैसे आता है? रिप्लेसमेंट से आता है, न्यू ऑर्डर से आता है, मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो हमारा अभी करीब रिप्लेसमेंट से करीब 2 से 3% ही आता है. ज़्यादातर जो है वो नई कैपेसिटी जो मार्केट में एक्सपैंड हो रही है उससे आ रहा है. और इसको इस प्रकार से अपने को समझना रहेगा कि ये एसेंशियल कमोडिटी है. आज कोई भी बल्क पैकेजिंग बिना इस पैकेजिंग के मतलब पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बल्क कमोडिटी जो है इस पैक हो पाए. तो चाहे सीमेंट हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे फूड ग्रेन हो पैकेजिंग साइड में, और नॉन पैकेजिंग साइड में जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या पॉन्ड लाइनिंग के लिए या तारपोलिन के लिए, जो ट्रकों के ऊपर तारपोलिन बिछती है, वो उन सब के लिए ये लगातार बढ़ते हुए एप्लीकेशंस हैं इसके. और जैसे जैसे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आ रहा है,
कहते हैं कि 2050 तक 50% आबादी जो है वो भारत की आबादी जो है बड़े शहरों में रहेगी, तो उसके लिए मकानों का कंस्ट्रक्शन, सड़कों का कंस्ट्रक्शन और पूरा एक शहर का विकास, इन सब के लिए जो भी सामग्री लगती है उसमें सब बल्क पैकेजिंग में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये अच्छा एक परफॉर्मिंग आइटम है। चाइनीज़ मार्केट की, यूरोपियन मार्केट, कहाँ से भी कंपटीशन है गौरव जी? हमारा यूरोप से भी कंपटीशन है, एक्सपोर्ट मार्केट में चाइनीज से भी कंपटीशन है। इंडिया में इतना चाइनीज से कंपटीशन नहीं है, डोमेस्टिक कंपटीशन भी है हमारा इंडिया में, लेकिन हम एक्सपोर्ट मार्केट में यूरोपियन और चाइनीज दोनों से हेड ऑन compete करते हैं। आपके मार्जिन्स अच्छे रहे हैं, आगे जाके कितने सस्टेनेबल रह सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सो मैं निवेशकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मार्जिन्स को 2 बकेट में बांट के देखें। प्री कोविड के जो मार्जिन्स थे 19-20 तक, और 2-3 साल जो बीच के ऐसे रहे जो कोविड से सब चीज़ें रेवेन्यू और मार्जिन्स थोड़े से हिले, लेकिन उसके पहले और उसके आज मार्जिन्स जो हैं वो उसी रेंज में हैं, करीब 16 से 20 के बीच में हम लोग पहले भी ऑपरेट करते थे ऑपरेटिंग मार्जिन्स में। आज भी हम उसी नंबर पे हैं और हमारा इंटरनल टारगेट है ग्रेटर देन 20% डिलीवर करने का इबिटा मार्जिन्स का गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। ओके, और आगे जाके अगर देखें तो करंट ऑर्डर बुक कैसी है, आगे जाते कितना लाइंड अप आप कर रहे हो, कैसे आप ऑर्डर बुक की पाथवे देख रहे हैं? हम ऑर्डर बुक में अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। मार्च 2026 में हमारी ऑर्डर बुक करीबन 1350 करोड़ थी, और उसके मुकाबले आज भी हम ग्रोथ देख ही रहे हैं। एंड हमारा जो एग्जीक्यूशन साइकिल होता है 6 से 8-9 महीने का होता है, तो हम मंथली ऑर्डर इनटेक भी हमारा बहुत अच्छा है। तो अनूप जी, शेयर ऑफ अगर रेवेन्यू देखें एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक, कहाँ से ज़्यादा आता है? तो हमारा ये जो एक्सपोर्ट्स का शेयर है वो 45 से 55 के बीच में हर साल रहता है, कभी 45, कभी 50, कभी 55। तो जैसे 25 में करीब 55% हमने एक्सपोर्ट से कमाया, और इस साल 26 में डोमेस्टिक मार्केट बढ़ा हुआ है तो डोमेस्टिक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। लेकिन हम करीब 100 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो साल दर साल कोई ना कोई ज्योग्राफी, कोई ना कोई कंट्री जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, तो इसलिए जो है वो हर साल हम देखते हैं कि एक अच्छा मिक्स आता है। और एक्सपोर्ट्स हमने हमारी 40 साल की जर्नी में, हम डोमेस्टिक तो डे 1 से बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमने 2003 से शुरू किया, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा आएगी आने वाले समय में। एब्सोल्युटली। अभी ना पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, हाँ, विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग कोई ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। R&D में कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो बिज़नेस टेक्नोलॉजी अपनाएगा वो ही आगे बढ़ सकेगा आगे जाके। आपके क्या विचार है? जी, R&D देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है इंडिया के लिए, स्पेशली अगर हमें ग्लोबली compete करना है तो हमें R&D पे अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जी। हम लोग एज अ कंपनी 3% अपना रेवेन्यू R&D पे खर्च करते हैं। हमारे हिसाब से इंडिया के पेयर के मुकाबले हमारा नंबर अच्छा है, और हम लोग ने अभी हाल में बैंगलोर में डिजिटल इनोवेशन सेंटर भी अपना इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे हम लोग IoT सॉल्यूशंस, मशीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। तो R&D हम लोग के लिए कोर एंड फोकल एरिया रहता है। एब्सोल्युटली। और लास्ट में निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा OFS है, क्यों उनको आपके IPO में प्रपोज इन्वेस्टर्स हैं उनको निवेश करना चाहिए अनुपम जी? मेरा तो ये मानना है कि अगर एक 40 साल में एक अच्छी कंपनी, एक ब्रांड क्रिएट हुआ है, एक लीडरशिप पोजीशन है इंडस्ट्रियल गुड्स में, और मैन्युफैक्चरिंग की एक जानी मानी कंपनी है जो कानपुर से ऑपरेट करती है, बेंगलोर में प्लांट्स भी हैं, और तो निवेशकों को इसमें ग्रोथ के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक अच्छा मार्केट शेयर बाज़ार में है इसका, एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है और पीपल और टेक्नोलॉजी पे हमारे प्रमोटर्स ने बड़ा इन्वेस्ट किया है, तो एक लॉन्ग गुडविल वैल्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, और हमेशा से कैश फ्लो जनरेटिंग है। हमारी 40 साल की हिस्ट्री में कभी हमने लॉस नहीं किया, हमेशा प्रॉफिट किया, इसलिए मुझे लगता है कि इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, चलो, एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ आने के लिए, गौरव जी और अनुपम जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IPO। તો અહીંયા તમે નિવેશ કરી શકો છો, 27 જુલાઈ સુધી તમે અહીંયા નજર રાખી શકો છો અને અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો। 100% OFS છે, 404 થી 425 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ છે અને ઓફર સાઇઝ છે 2.59 કરોડ।